वेंसडे भाग 1 के अंत में आपने देखा था कि वेंसडे ने नेवरमोर में एक गुप्त लाइब्रेरी को ढूंढ लिया था, जिसमें उसे वो किताब भी मिल गई थी जिसकी वो कई दिनों से तलाश कर रही थी। लेकिन जब वो उस किताब को देख रही थी तब अचानक किसी ने उसका शरीर काले कपड़े से ढककर उसे कैद कर लिया था। और अब यहाँ से आगे की कहानी शुरू होती है। किडनैपर ने वेंसडे के हाथ पांव बांध रखे थे और उसका मुंह काले कपड़े से ढक रखा था। जब वेंसडे के चेहरे से कपड़ा हटता है तब वो देखती है कि कुछ नकाबपोश उसके सामने खड़े हैं। उनमें से एक नकाबपोश गहरी आवाज में पूछता है, हमारे खुफिया अड्डे की सीमा किसने लांघी? हालांकि ये आवाज सुनते ही वेंसडे पहचान जाती है कि ये आवाज बियांका की है। वो बियांका को अपने असली रूप में आने के लिए कहती है। बियांका के साथ बाकी नकाबपोश भी अपना मुखौटा निकाल देते हैं। इन नकाबपोश में ज़ेवियर भी शामिल था। वे लोग उसे बताते हैं कि ये नाइट शेड्स नाम का एक सीक्रेट क्लब है जहां बाहरी लोगों का आना मना है। वेंसडे हैरानी से पूछती है कि ये क्लब तो सालों पहले बंद कर दिया गया था, जिस पर बियांका उसे बताती है कि 30 साल पहले एक नॉर्मल लड़के की मौत के बाद इस क्लब को ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। पर क्योंकि इस क्लब में कई सारे अमीर बच्चे शामिल थे, इस क्लब को गुप्त रूप में चालू रहने दिया गया। वे लोग यहाँ सीक्रेटली लेट नाइट पार्टीज वगैरह करते हैं। ज़ेवियर वेंसडे से पूछता है कि उसे इस जगह का पता कैसे चला। वेंसडे उसे अपनी जेब में देखने के लिए कहती है। उसकी जेब में रोवन से मिला वो ड्राइंग होता है। वेंसडे उन्हें बताती है कि उस ड्राइंग पर जो निशान है उसकी मदद से ही वो इस गुप्त लाइब्रेरी तक पहुंची है, क्योंकि इस जगह नाइट शेड्स के मेंबर्स ही आ सकते थे। बियांका अपने बाकी साथियों से वेंसडे का क्या करना है ये पूछती है, जिस पर ज़ेवियर कहता है कि उन्हें वेंसडे को भी नाइट शेड्स क्लब में शामिल करना चाहिए। ज़ेवियर वहाँ टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वेंसडे के माता पिता भी इस क्लब का हिस्सा रह चुके हैं। पर बियांका अभी तक पो कप की हार को भूली नहीं थी, इसलिए वो वेंसडे को क्लब में शामिल करने के पक्ष में नहीं थी। इस पूरी बहस को बीच में ही रोकते हुए वेंसडे कहती है कि उसे इस क्लब में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाकी खड़े स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि इस क्लब का भाग बनने के लिए शायद ही कोई मना करता। बियांका वेंसडे के बंधे हाथ खोलने के लिए कहती है, पर वेंसडे ने तो पहले ही अपने हाथ खोल लिए थे। वो चेयर से उठती है और ज़ेवियर के हाथ से वो ड्राइंग लेकर वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते वो उन पर व्यंग कसते हुए कहती है कि उनके जैसे नौसिखियों की वजह से किडनैपिंग का नाम खराब हो रहा है। अपने कमरे में पहुंचने के बाद वेंसडे उस ड्राइंग को जोड़ कर देखती है। उसमें एक आदमी वेंसडे जैसी दिखने वाली लड़की के सामने एक हथियार लिए खड़ा होता है। अगले दिन जेरिको शहर में आउटरीच डे नाम का एक समारोह था, जिसमें नेवरमोर स्कूल भी हिस्सा लेने वाला था। उस समारोह में नेवरमोर के स्टूडेंट्स को जेरिको शहर के अलग अलग दुकानों में जाकर काम करना था। सभी बच्चों को कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं जिसमें उन्हें किस जगह जाकर काम करना है ये लिखा होता है। स्कूल बस सभी स्टूडेंट्स को जेरिको शहर में ड्रॉप करती है। बस से उतरते ही वेंसडे की नजर ज़ेवियर पर पड़ती है। वो उससे कहती है कि वो अभी भी रोवन को मारने वाले राक्षस को ढूंढने में लगी हुई है। ज़ेवियर कहता है कि सब जानते हैं कि रोवन जिंदा है, क्योंकि सबने उसे स्कूल छोड़कर जाते हुए देखा था। वो आगे ये भी बताता है कि उसने रोवन को कुछ मैसेजेस भेजे थे, हालांकि उसने किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। शायद रोवन नेवरमोर से दूर ही रहना चाहता है। वेंसडे फिर उसे वो किताब दिखाती है और कहती है कि उस दिन गुप्त लाइब्रेरी में जब उसने वो ड्राइंग देखी तो वो थोड़ा भी हैरान नहीं था, मानो जैसे उसने ये ड्राइंग इससे पहले भी कहीं देखी हो। ज़ेवियर उसे बताता है कि वो ड्राइंग उसने रोवन के डेस्क पर देखी थी। उसे लगा कि रोवन को क्लब से निकालने के बाद शायद उसने वो चुराई होगी। उसने उस ड्राइंग के बारे में रोवन से भी पूछा था, लेकिन रोवन ने जवाब देने के बजाय उसके साथ बहस की और उसे दीवार पर पटक दिया। ये होते हुए वेंसडे पहले भी अपने विजन में देख चुकी थी। तभी ज़ेवियर वेंसडे से पूछता है कि ये ड्राइंग 24 साल पुरानी होने के बावजूद भी वो इस तस्वीर में क्रैकस्टोन नाम के आदमी के साथ क्या कर रही है। ज़ेवियर उस आदमी का नाम जानता है। ये देखकर पल भर के लिए वेंसडे चौंक जाती है। ज़ेवियर उसे बताता है कि क्रैकस्टोन जेरिको शहर की एक बड़ी हस्ती है। वो पहला नॉर्मल आदमी है जिसने जेरिको शहर में कदम रखा था। उसी वक्त कुछ लोग पिलग्रिम वर्ल्ड नाम के टूरिस्ट प्लेस के पोस्टर लगा रहे होते हैं, जिस पर क्रैकस्टोन की तस्वीर थी। ज़ेवियर वेंसडे को वो पोस्टर दिखाता है। दूसरी ओर इंसानों और आउटकास्ट के बीच के रिश्ते और मजबूत करने के लिए आज नेवरमोर और शहर के लोग मिलकर क्रैकस्टोन के पुतले का उद्घाटन करने वाले थे। शहर का मेयर भी इसी समारोह में शामिल होने आया था। शेरिफ मेयर से कहता है कि शहर में हो रही हत्याओं के पीछे कहीं न कहीं नेवरमोर स्कूल का हाथ है।
हालांकि मेयर उसकी इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि उसे हर बार नेवरमोर पर शक नहीं करना चाहिए। दरअसल मेयर भी आउटकास्ट और नेवरमोर को कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सा पैसा नेवरमोर से आता था। इसी वजह से मेयर बेवजह नेवरमोर को नाराज नहीं करना चाहता था। वो शेरिफ को कातिल का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए कहता है और समारंभ में मौजूद बाकी लोगों को संबोधित करने आगे बढ़ता है। प्रिंसिपल सभी आउटकास्ट बच्चों को उन्हें दिए गए टास्क पूरे करने के बाद पुतले का उद्घाटन करने इसी जगह आने के लिए कहती है। जब सभी बच्चे अपने टास्क पूरा करने जा रहे होते हैं, तब वेंसडे इनिड को रोकती है और एक दूसरे के वर्क प्लेस एक्सचेंज करने की गुजारिश करती है। दरअसल इनिड को पिलग्रिम वर्ल्ड जाकर काम करने का मौका मिला था और वेंसडे को क्रैकस्टोन के बारे में और जानने वहाँ जाना था। क्योंकि वेंसडे को काम करने के लिए एक बोरिंग एंटीक स्टोर मिला था, इस वजह से शुरू में तो इनिड वर्क प्लेस एक्सचेंज करने से मना कर देती है। लेकिन जैसे ही वेंसडे उसे बताती है कि एजेक्स जो इनिड का क्रश था, उसे भी वही वर्क प्लेस मिला है, तो वो मान जाती है। पिलग्रिम वर्ल्ड में पहुंचने पर पिलग्रिम वर्ल्ड की केयरटेकर पिलग्रिम वर्ल्ड की 2 सबसे नायाब जगहों के बारे में बताती है, जिनमें से एक जगह होती है मीटिंग हॉल, जहां क्रैकस्टोन की कुछ चीजें रखी होती हैं। वेंसडे मीटिंग हॉल में रखी क्रैकस्टोन की चीजों को देखने की इच्छा जाहिर करती है, पर केयरटेकर उसे बताती है कि फिलहाल वहां काम चल रहा है, इसीलिए किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद केयरटेकर सभी बच्चों को टूरिस्ट्स को मिठाई बेचने के काम में लगा देती है। जहां सभी स्टूडेंट्स टूरिस्ट को मिठाइयां बेचने में लगे होते हैं, वहीं यूजीन उन मिठाइयों को अपने पेट में डालने में लगा हुआ था। तभी कुछ नॉर्मल लड़के उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। ये वही लड़के थे जो इससे पहले कॉफी शॉप में वेंसडे से पिट चुके थे। यूजीन ने इतनी मिठाई खाई होती है कि वो उनमें से एक लड़के पर उल्टी कर देता है। इससे वे लोग और भड़क जाते हैं। तभी वेंसडे वहाँ आती है। वेंसडे उनमें से एक लड़के को फिर से सबक सिखाती है। अपने दोस्त को पिटता देख बाकी 2 लड़के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। वेंसडे यूजीन के कपड़े साफ करती है। वो कहती है कि यूजीन को देखकर उसे उसके भाई पग्सली की याद आती है। इसके बाद वेंसडे यूजीन को लेकर मीटिंग हॉल के पास जाती है। वेंसडे यूजीन को बाहर नजर रखने के लिए कहती है और खुद मीटिंग हॉल के अंदर जाती है। मीटिंग हॉल के अंदर जाने के बाद थिंग एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है। वो तस्वीर पुराने मीटिंग हॉल की थी। वेंसडे उस तस्वीर को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि 400 साल पुरानी इस तस्वीर में वही लड़की थी जिससे वेंसडे ने अपने विजन में बात की थी। उस लड़की के हाथों में एक काली किताब भी थी। वेंसडे को वो किताब उसी कमरे में एक कांच की पेटी में रखी दिखाई देती है। हालांकि जब वेंसडे उसे खोलती है तो उस किताब को नकली पाती है। तभी पिलग्रिम वर्ल्ड की केयरटेकर गुस्से से बिलबिलाते हुए अंदर आती है। वो वेंसडे को तुरंत वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। वेंसडे उससे असली किताब के बारे में पूछती है। जवाब में केयरटेकर उसे बताती है कि कुछ दिनों पहले असली किताब चोरी हो गई थी। दूसरी ओर इनिड और एजेक्स एक एंटीक स्टोर में बोर हो रहे होते हैं। इनिड एजेक्स के सामने क्यूट दिखने की कोशिश कर रही थी ताकि वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछे, लेकिन जब काफी देर बाद भी वो उससे नहीं पूछता, तब वो खुद जाकर उससे इस बारे में बात करती है। दरअसल एजेक्स एक गॉर्गून है। गॉर्गून्स वो आउटकास्ट होते हैं जिनके पास किसी को भी पत्थर में बदलने की शक्ति होती है। गलती से कहीं वो किसी को पत्थर में ना बदल दे, इस डर से गॉर्गून्स दूसरे लोगों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखते। लेकिन इनिड के उसे पूछने पर वो भी इनिड के प्रति अपनी प्रेम भावना का इजहार करता है। दोनों रात में एक जगह मिलने का तय करते हैं। इसी बीच एक आदमी इनिड की नजरों से बचकर उस दुकान से कैमरा चुराता है। उधर वेंसडे टाइलर से मिलने कॉफी शॉप गई थी। वहाँ उसे एक्जेवियर मिलता है। एक्जेवियर को उस कॉफी शॉप में काम करने का टास्क दिया गया था। जैसे ही एक्जेवियर को पता चलता है कि वेंसडे टाइलर से मिलने आई है, वो नाराज हो जाता है। वो उससे कहता है कि उसने उसे पहले भी टाइलर से दूर रहने के लिए कहा था, पर वेंसडे उसकी बातों को नजरअंदाज करती है। तभी टाइलर वहाँ आता है। वेंसडे टाइलर से पुराने मीटिंग हॉल का पता पूछती है। वेंसडे अपने साथ एक नक्शा भी लेकर आई थी। टाइलर उसे नक्शे में वो जगह दिखाता है। साथ ही उसे बताता है कि वो जगह आवारा लोगों का अड्डा बन चुकी है। हालांकि वेंसडे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से मीटिंग हॉल की तरफ जाने के लिए निकल जाती है। जब वेंसडे उस जगह पहुँचती है तो उसे वहाँ एक खंडहर के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। तभी एक आदमी उसके पीछे से उसे आवाज लगाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। ये वही आदमी था जिसने दुकान से कैमरा चुराया था। वेंसडे थिंग को उसकी बदतमीजी का जवाब देने के लिए कहती है। थिंग से डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है।
थिंग वेंसडे को उस जगह को छूकर देखने के लिए कहता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई विजन दिखाई दे। वेंसडे उस जगह कई जगह छूकर देखती है, लेकिन उसे कोई विजन नहीं दिखाई देता। पर तभी जैसे ही वो एक दीवार को छूती है, उसे एक विजन दिखाई देता है। वो देखती है कि क्रैकस्टोन उसी की तरह दिखने वाली लड़की को मार रहा होता है। क्रैकस्टोन उसे गुडी एडम्स नाम से बुलाता है। वेंसडे समझ जाती है कि वो उसी की पूर्वज है। क्रैकस्टोन ने सभी आउटकास्ट्स को एक कमरे में बांध रखा था। वो गुडी को भी उस कमरे के अंदर बंद करता है और अपने साथियों को उस मकान में आग लगाने के लिए कहता है। अंदर गुडी अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रैकस्टोन ने सबको लोहे की जंजीरों से बांध रखा था। उसकी माँ उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। गुडी उस कमरे से भाग जाती है। तभी वेंसडे के आसपास अपने आप ही धुआं बढ़ने लगता है। जैसे ही धुआं कम होता है, वेंसडे देखती है कि गुडी उसी की तरफ भागती हुई आ रही है। वो वेंसडे को बताती है कि क्रैकस्टोन उन सबको मार डालेगा। तभी क्रैकस्टोन भी वहाँ आता है और वेंसडे से कहता है वो उससे बचकर कहीं नहीं जा सकती। उसी वक्त वेंसडे अपने विजन से बाहर अपनी असली दुनिया में आती है। वो थिंग को गुडी एडम्स के बारे में बताती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वेंसडे को लगता है कि जरूर वही आदमी होगा जिसे थिंग ने भगा दिया था, लेकिन तभी उसे एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है। वो उस राक्षस की आंख थी जो वेंसडे को देखकर जंगल में भाग जाता है। वेंसडे और थिंग उसका पीछा करने लगते हैं। वेंसडे को बारिश की वजह से भीगी जमीन पर उस राक्षस के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो आगे चलकर एक इंसान के पैरों के निशान में बदल जाते हैं। वो समझ जाती है कि वो राक्षस एक इंसान ही है। उसी वक्त ज़ेवियर वहाँ आता है। वेंसडे ज़ेवियर से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। ज़ेवियर उसे बताता है कि कॉफी शॉप में उसने सुन लिया था कि वो इस पुराने मीटिंग हाउस जा रही है, इसलिए वो यहाँ आ गया। वेंसडे उसे जो भी उसे पता चला है सब बताती है, पर ज़ेवियर उसे समझाने की कोशिश करता है कि साइकिक शक्तियाँ हमेशा सही चीजें नहीं दिखाती। कई बार जो कुछ वो देखते हैं वो गलत भी हो सकता है। ज़ेवियर ये सब इसलिए कह पा रहा था क्योंकि उसके पिता के पास भी वही शक्तियाँ हैं जो वेंसडे के पास है। पर वेंसडे को उसने जो कुछ देखा था उस पर पूरा भरोसा था। अब पुतले का उद्घाटन होने वाला था, जहां वेंसडे को वायलिन बजाने का काम दिया गया होता है। पर क्रैकस्टोन की सच्चाई जानने के बाद वेंसडे के अंदर बदले की भावना जाग चुकी थी। वो थिंग की मदद से बीच समारोह में क्रैकस्टोन के पुतले को एक धमाके के साथ आग लगा देती है। देखते ही देखते वो पुतला गलने लगता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर वेंसडे इस घटना का मजा लेते हुए आराम से वायलिन बजा रही थी। प्रिंसिपल समझ जाती है कि हो न हो इस धमाके में वेंसडे का ही हाथ है। वो बाद में वेंसडे को डांटती भी है, हालांकि वेंसडे इस बात से साफ इनकार कर देती है। दूसरी ओर पुराने मीटिंग हॉल में कैमरा चोरी करने वाला आदमी अपने कैमरे को देख रहा होता है। तभी वो राक्षस आकर उसका खात्मा कर देता है। कैमरा उसके हाथ से नीचे गिरते ही उसकी और राक्षस की तस्वीरें खींच लेता है। गर्ल्स हॉस्टल में एनिड आज एजेक्स के साथ डेट पर जाने वाली थी। वो वेंसडे को उसे गुड लक कहने के लिए कहती है, जिस पर वेंसडे अपने ही अंदाज में उसे कहती है कि अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा तो वो उसे तोड़ देगी। पर आज सच में एनिड का दिल टूटने वाला होता है, क्योंकि नहाने से पहले एजेक्स हमेशा आईने को तौलिए से ढक लेता था ताकि उसके सिर पर जो सांप है उन्हें देखकर वो खुद भी पत्थर ना बन जाए। लेकिन जब वो नहा रहा होता है तब तौलिया आईने से फिसल कर नीचे गिर जाता है। जैसे ही एजेक्स बाथरूम से बाहर झांकता है, वो अपने ही सांपों को देख लेता है और पत्थर बन जाता है। पर ये बात एनिड को पता नहीं थी। गुस्से में वो बाहर तोड़ फोड़ मचा देती है। ये रात अपने साथ कई सारी पहेलियां बुनने वाली थी। बॉटनी टीचर को चुपके से उस गुप्त लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। प्रिंसिपल को एक किताब का पन्ना फाड़ते हुए दिखाया जाता है, जिस पर वेंसडे की माँ की कॉलेज के दिनों की तस्वीर छपी हुई थी। उधर ज़ेवियर को जंगल में एक कमरे से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। उसके गले पर किसी जानवर के पंजे के निशान थे। इस एपिसोड के अंत में पुलिस पुराने मीटिंग हॉल में छानबीन कर रही होती है। शेरिफ को उस आदमी का चुराया हुआ कैमरा मिलता है, जिसमें उस राक्षस की तस्वीरें होती हैं। और इन पहेलियों के जवाबों को अगले एपिसोड के लिए छोड़कर ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाएं। धन्यवाद।